कहानी की शुरुआत साल 1945 से होती है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने आखिरी दौर में था। यहाँ हम एक जापानी फाइटर प्लेन देखते हैं जिसे कोइची नाम का पायलट उड़ा रहा होता है। अचानक उसके प्लेन में खराबी आ जाती है, इसलिए कोइची उसे एक आइलैंड पर लैंड कर देता है। दरअसल उस आइलैंड पर एक रिपेयर बेस था जहाँ खराब प्लेनों को ठीक किया जाता था। वहाँ कोइची ताचिबाना नाम के एक मैकेनिक से अपने प्लेन को ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन जब ताचिबाना प्लेन को ध्यान से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि प्लेन में कोई भी खराबी नहीं है। इससे वह समझ जाता है कि कोइची ने अपने आखिरी मिशन से बचने के लिए प्लेन के खराब होने का बहाना बनाया है। ताचिबाना कोइची के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है तुमने मिशन से बचने के लिए यह झूठ बोला है। दरअसल कोइची को जो मिशन दिया गया था उसमें उसकी जान जाने की पूरी संभावना थी, इसलिए उसने उस मिशन को पूरा करने के बजाय बचने का फैसला किया। ये बात सुनकर कोइची घबरा जाता है और वहाँ से दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ जाता है। तभी एक और मैकेनिक उसके पास आता है और कहता है कि तुमने जो किया वह गलत नहीं था, क्योंकि उस मिशन में तुम्हारी मौत तय थी। थोड़ी देर बाद कोइची समुद्र की ओर देखता है और वहाँ कुछ मछलियों को तैरते हुए नहीं बल्कि मरी हुई हालत में पानी के ऊपर तैरते हुए देखता है। यह देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे रात हो जाती है और कोइची वापस बेस पर लौट आता है। तभी अचानक वहाँ इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है, जिससे सभी लोगों को लगता है कि दुश्मन उन पर हमला करने वाले हैं। लेकिन जब वे सर्च लाइट से आसपास देखते हैं तो उन्हें समुद्र की ओर से आता हुआ एक बहुत बड़ा और डरावना क्रीचर दिखाई देता है। इस खतरनाक जीव का नाम गॉडजिला था। उसका विशाल आकार और भयानक रूप देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपने लगते हैं। इसी दौरान ताचिबाना कोइची से कहता है कि तुम एक फाइटर पायलट हो और तुम्हें अपने प्लेन में बैठकर गॉडजिला पर हमला करना चाहिए। ये सुनकर कोइची अपने प्लेन में जाकर बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही गॉडजिला उसके बिल्कुल सामने आ जाता है कोइची डर से कांपने लगता है। वह इतना घबरा जाता है कि गोली चलाने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। यह देखकर ताचिबाना और उसके बाकी साथी अपनी गनों से गॉडजिला पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इससे गॉडजिला बेहद गुस्से में आ जाता है। वह अपने रास्ते में आने वाले लोगों को पकड़ पकड़ कर मारने लगता है और कुछ को तो वह निगल भी जाता है। कुछ ही पलों में वह पूरे रिपेयर बेस को तबाह कर देता है। उधर कोइची डर के कारण अभी भी अपने प्लेन में ही बैठा रहता है। तभी गॉडजिला उसके प्लेन की ओर बढ़ता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। यह देखकर कोइची तुरंत प्लेन से कूदकर बाहर आ जाता है। गॉडजिला प्लेन को उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और उस धमाके के असर से कोइची बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब कोइची को होश आता है तो वह चारों तरफ तबाही का मंजर देखता है। उसके लगभग सभी साथी मारे जा चुके थे, लेकिन ताचिबाना किसी तरह जिंदा बच गया था और वह सभी की लाशों को इकट्ठा करके एक जगह रख रहा था। जब ताचिबाना की नजर कोइची पर पड़ती है तो वह बेहद गुस्सा हो जाता है। वह उससे कहता है कि अगर तुमने गॉडजिला पर हमला किया होता तो शायद हमारे साथियों की जान बच सकती थी। यह बात सुनकर कोइची के दिल में गहरा पछतावा भर जाता है और उसे अपने फैसले पर बहुत दुख होने लगता है। कुछ समय बाद युद्ध खत्म हो जाता है और सभी सैनिक अपने अपने घर लौटने लगते हैं। कोइची भी अपने घर वापस आता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वह देखता है कि युद्ध ने सब कुछ तबाह कर दिया है। उसका घर पूरी तरह टूट चुका था और आसपास हर जगह सिर्फ बर्बादी ही नजर आ रही थी। तभी उसकी पड़ोसी सुमिको उसे देखती है और गुस्से में उससे कहती है कि आखिर तुम युद्ध से बचकर कैसे लौट आए? जरूर तुम अपनी जान बचाने के लिए कहीं छिप गए होंगे। इसके बाद सुमिको दुखी होते हुए उसे बताती है कि एक भयानक ब्लास्ट में तुम्हारे माता पिता और मेरे सभी बच्चे मारे गए। अपने माता पिता की मौत की खबर सुनकर कोइची पूरी तरह टूट जाता है और गहरे दुख में डूब जाता है। कुछ दिनों बाद कोइची बाजार में जाता है। वहाँ पुलिस एक लड़की का पीछा कर रही होती है जिसने एक कंबल चुरा लिया था। उस लड़की के साथ एक छोटी बच्ची भी होती है। तभी कोइची उसके सामने आ जाता है। वह लड़की जल्दी से उस बच्ची को कोइची की बाहों में थमा देती है और वहाँ से भाग जाती है। कोइची उस बच्ची को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह लड़की फिर से उसके पास आ जाती है। कोइची उससे उसका नाम पूछता है तो वह अपना नाम नोरिको बताती है। इसके बाद कोइची अपने घर की ओर जाने लगता है और नोरिको भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुँच जाती है। वह उससे कहती है कि क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकती हूँ? नोरिको कोइची को बताती है कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और यह बच्ची भी उसकी अपनी नहीं है। दरअसल एक ब्लास्ट के दौरान इस बच्ची की माँ मारी गई थी और मरने से पहले उसने अपनी बेटी उसे सौंप दी थी। नोरिको कहती है कि मैं खुद भी एक अनाथ हूँ, इसलिए इस बच्ची का दर्द समझ सकती हूँ। इसी वजह से मैंने इसे पालने का फैसला किया। ये सब सुनने के बाद भी कोइची ज्यादा भावुक नहीं होता और नोरिको से कहता है कि तुम डिनर कर लो, लेकिन उसके बाद तुम्हें यहाँ से चले जाना होगा। लेकिन बातें करते करते नोरिको उसी रात कोइची के घर में ही सो जाती है। अगली सुबह कोइची की पड़ोसी सुमिको उससे नोरिको और उस बच्ची के बारे में पूछती है। तब कोइची उसे पूरी सच्चाई बता देता है। ये सुनकर सुमिको को उस मासूम बच्ची पर दया आ जाती है, इसलिए वह नोरिको की मदद करने लगती है और बच्ची की देखभाल में हाथ बंटाती है। इतना ही नहीं, वह कोइची को चावल से भरा एक बैग भी देती है ताकि वह बच्ची को ठीक से खाना खिला सके। इसी तरह धीरे धीरे एक साल गुजर जाता है। एक दिन कोइची नोरिको को बताता है कि उसे सरकार की तरफ से एक नौकरी मिली है। इस काम में उसे समुद्र की गहराई में जाकर दुश्मनों द्वारा बिछाए गए माइन बॉम्ब को
ढूंढना होगा और उन्हें नष्ट करना होगा। इसके बदले में उसे अच्छी रकम मिलेगी। ये सुनकर नोरिको कहती है कि यह काम बहुत खतरनाक है, लेकिन कोइची उसे समझाता है कि उनके पास पेट पालने के लिए यही एक रास्ता है। अगले दिन कोइची अपने नए काम पर पहुंचता है। वहाँ उसे पता चलता है कि सरकार ने उन्हें सिर्फ मामूली हथियार और एक साधारण सी बोट दी है, जबकि नौकरी देने से पहले उनसे अच्छे हथियार और मजबूत बोट का वादा किया गया था। यहीं कोइची की मुलाकात डॉक्टर केंजी से होती है, जो पहले नेवी के साइंटिस्ट रह चुके थे और अब इस मिशन को लीड कर रहे थे। इसके अलावा वहाँ कैप्टन सेजी और शिरो भी मौजूद थे, जो कोइची की तरह ही युद्ध से बचकर लौटे थे। कुछ ही देर बाद सभी लोग अपनी बोट लेकर समुद्र के बीच पहुँच जाते हैं। वहाँ कैप्टन सेजी कोइची को इस काम के बारे में पूरी जानकारी देता है। इसी दौरान उन्हें समुद्र में एक माइन बॉम्ब दिखाई देता है, इसीलिए सेजी उस माइन बॉम्ब पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना ठीक से नहीं लग पाता। तब कोइची उससे गन लेता है और सही निशाना लगाकर माइन बॉम्ब पर फायर करता है। गोली लगते ही वह बॉम्ब जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं। उस रात कोइची अपने घर में सो रहा होता है, तभी उसे एक डरावना सपना आता है। सपने में वह घर के बाहर किसी के चीखने की आवाज सुनता है। जब वह बाहर जाकर देखता है तो गॉडजिला वहाँ मौजूद सभी मैकेनिक्स को मार रहा होता है। ये भयानक सपना देखकर कोइची की अचानक नींद खुल जाती है। वह घबरा जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि उस दिन गॉडजिला ने उसे भी मार दिया था और अब तक जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक सपना था। डर के मारे वह नोरिको के पास जाने लगता है, लेकिन उसे अचानक अपने पास आता देखकर नोरिको घबरा जाती है और उसे धक्का देकर दूर कर देती है। इसके बाद कोइची उसे बताता है कि उसने युद्ध में अपने माता पिता और कई साथियों को खो दिया है। इसी वजह से उसे ऐसे डरावने सपने आते रहते हैं। यह सुनकर नोरिको उसे शांत करती है और उसका हौसला बढ़ाती है। इसी दौरान अमेरिका समुद्र में अपने न्यूक्लियर बम का परीक्षण करता है और एक बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है। उसी समय गॉडजिला भी वहाँ मौजूद होता है। इस न्यूक्लियर विस्फोट का असर गॉडजिला पर भी पड़ता है और वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि कोइची अपनी नौकरी से अच्छी कमाई करने लगा है। वह उन पैसों से एक बाइक खरीद लेता है और अपने टूटे हुए घर को भी ठीक करवा लेता है। एक रात कोइची के घर पर केंजी, सेजी और शिरो डिनर के लिए आते हैं। वे सभी यह सोचते हैं कि नोरिको कोइची की पत्नी है, लेकिन नोरिको उन्हें सच बताते हुए कहती है कि वह कोइची की पत्नी नहीं है और यह बच्ची भी उनकी अपनी नहीं है। तभी वह छोटी बच्ची कोइची को पिता कहकर बुलाती है। ये सुनकर कोइची के साथी उससे कहते हैं कि उसे नोरिको से शादी कर लेनी चाहिए और एक परिवार बसा लेना चाहिए, लेकिन कोइची इस बात से साफ मना कर देता है। कुछ समय बाद नोरिको को भी एक नौकरी मिल जाती है। तब वह कोइची से कहती है कि वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। वह यह भी कहती है कि उसके जाने के बाद कोइची किसी अच्छी लड़की से शादी कर सकता है और खुशी से अपना परिवार बसा सकता है। इसके अलावा वह उस बच्ची के बारे में भी बताती है कि उनकी पड़ोसी सुमिको उसकी देखभाल करने के लिए तैयार है, इसलिए उन्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी दौरान सभी लोगों को खबर मिलती है कि अमेरिका के न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से गॉडजिला पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और अब वह जापान की ओर बढ़ रहा है। खबरों के मुताबिक उसे जापान पहुंचने में सिर्फ एक हफ्ता लगेगा। अगले दिन कोइची अपने साथियों के साथ काम पर जाता है। तभी उन्हें समुद्र के बीच एक बड़ा अमेरिकी जहाज दिखाई देता है जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उसी समय कोइची की नजर समुद्र में तैरती हुई मरी हुई मछलियों पर पड़ती है। ये देखकर वह समझ जाता है कि गॉडजिला उनके आसपास ही मौजूद है और उसी ने उस अमेरिकी जहाज को तबाह किया है। कोइची अपने साथियों को गॉडजिला के बारे में बताता है। ये सुनकर शिरो बहुत डर जाता है, क्योंकि उनकी छोटी सी बोट से गॉडजिला जैसे विशाल राक्षस से लड़ना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए वे लोग वहाँ से भागने के बारे में सोचते हैं, लेकिन तभी अचानक गॉडजिला समुद्र के पानी से बाहर निकल आता है और उनकी ओर बढ़ने लगता है। तुरंत ही केंजी और कोइची समुद्र में माइन बॉम्ब फेंक देते हैं ताकि वह गॉडजिला के पास जाकर फट जाए, लेकिन गॉडजिला पर उस माइन बॉम्ब का कोई असर नहीं होता। यह देखकर कोइची उस पर मशीन गन से गोली चलाने लगता है, लेकिन गोलियों का भी गॉडजिला पर कोई खास असर नहीं पड़ता। तभी केंजी एक और बॉम्ब पानी में डाल देता है, लेकिन उसे ब्लास्ट करने वाला तार टूट जाता है। ऐसे में कोइची उस बॉम्ब पर गोली चलाकर उसे विस्फोट करने की कोशिश करता है। संयोग से वह बॉम्ब गॉडजिला के मुंह के पास पहुंच जाता है और कोइची की गोली लगते ही जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। इस धमाके से गॉडजिला की एक आंख और उसके मुंह का बड़ा हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में गॉडजिला के घाव अपने आप भरने लगते हैं। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। गुस्से से भरा गॉडजिला पानी से बाहर निकल आता है और उनकी बोट पर हमला करने लगता है। इसी दौरान वहाँ जापान की सेना भी पहुँच जाती है और गॉडजिला पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है।
लगती है। इससे गॉडजिला और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और वह सेना के जहाज पर हमला कर देता है। फिर भी सेना उस पर लगातार गोलियां चलाती रहती है। इतनी गोलियां लगने के बाद गॉडजिला कुछ समय के लिए बुरी तरह घायल हो जाता है और समुद्र में वापस चला जाता है, लेकिन अचानक वह फिर से बाहर निकलता है और एक ही पल में सेना के जहाज को पूरी तरह नष्ट कर देता है। इसके बाद गॉडजिला जोरदार दहाड़ के साथ टोक्यो शहर की ओर बढ़ने लगता है, जहां नोरिको ने अभी अभी अपनी नई नौकरी शुरू की थी। कुछ समय बाद हम कोइची को एक अस्पताल में देखते हैं। इलाज कराने के बाद वह घर लौटता है। जब नोरिको उसकी हालत देखती है तो वह बहुत दुखी हो जाती है। वह कोइची से सवाल करती है कि आखिर तुम हमेशा इतने परेशान क्यों रहते हो और मुझसे अपनी बातें क्यों छिपाते हो? क्या तुम मुझे अपने जीवन में कुछ भी नहीं समझते? तब कोइची नोरिको को उन मरे हुए मैकेनिक्स की तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि यह सब मेरी वजह से मरे हैं। अगर मैंने उस दिन गॉडजिला पर हमला किया होता तो शायद इनकी जान बच सकती थी। कोइची की यह बात सुनकर नोरिको उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आखिर वह भी एक इंसान है और ऐसे समय में डर जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। अगले दिन गॉडजिला टोक्यो शहर के पास पहुंच जाता है। उसे रोकने के लिए आर्मी के जहाज उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन गॉडजिला पर इसका कोई असर नहीं होता। उसी समय कोइची अपने घर पर होता है। रेडियो से उसे पता चलता है कि गॉडजिला टोक्यो शहर की ओर बढ़ रहा है। ये सुनकर उसे नोरिको की चिंता होने लगती है। दूसरी तरफ गॉडजिला टोक्यो पहुंचकर भयानक तबाही मचाने लगता है। इसी दौरान उसकी नजर एक ट्रेन पर पड़ती है और वह उसे उठाकर तोड़ने लगता है। संयोग से उसी ट्रेन में नोरिको भी मौजूद होती है। अपनी जान बचाने के लिए वह तुरंत पानी में कूद जाती है। अब गॉडजिला अपने सामने आने वाली हर चीज को नष्ट करने लगता है। इसी बीच कुछ न्यूज रिपोर्टर एक इमारत की छत पर खड़े होकर गॉडजिला की तस्वीरें ले रहे होते हैं, लेकिन गॉडजिला वहां पहुंचकर उस पूरी बिल्डिंग को ही तबाह कर देता है, जिससे वे सभी मारे जाते हैं। इधर कोइची भी टोक्यो पहुंच जाता है। वह नोरिको को ढूंढ लेता है और उसे वहां से अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वहां आर्मी पहुंच जाती है और टैंकों से गॉडजिला पर हमला करने लगती है, लेकिन गॉडजिला पर इसका भी कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि अब उसके शरीर से चमकते हुए पंख जैसे हिस्से बाहर निकलने लगते हैं और कुछ ही पलों में उसके मुंह से तेज न्यूक्लियर रोशनी निकलने लगती है। गॉडजिला के मुंह से निकली उस भयानक ऊर्जा की वजह से शहर में एक भयानक न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाता है और टोक्यो का अधिकतर हिस्सा तबाह हो जाता है। इसी दौरान गॉडजिला अपने मुंह से न्यूक्लियर ऊर्जा की एक तेज लहर नोरिको की ओर फेंक देता है। यह देखकर नोरिको तुरंत कोइची को जोर से धक्का देकर दूर कर देती है और खुद उस भयानक लहर की चपेट में आ जाती है। कुछ ही पलों में वह उस धमाके में मारी जाती है। यह सब देखकर कोइची वहीं घुटनों के बल गिर जाता है और नोरिको की मौत से पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद गॉडजिला वहां से दहाड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है। कोइची गुस्से और दर्द से भरा उसे जाते हुए देखता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कुछ समय बाद न्यूज में बताया जाता है कि गॉडजिला के इस हमले में लगभग 30,000 लोग मारे गए और करीब 20,000 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उधर कोइची और उसके सभी साथी नोरिको की मौत से बेहद दुखी थे। इसी दौरान केंजी कोइची को बताता है कि सरकार ने गॉडजिला को मारने के लिए कुछ खास लोगों को चुना है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं। इसके बाद कोइची और उसके साथी एक मीटिंग में जाते हैं, जहां सेना के कैप्टन ने उन सभी लोगों को बुलाया था जिन्हें सरकार ने गॉडजिला को खत्म करने के लिए चुना था। कैप्टन वहां मौजूद सभी लोगों से कहता है कि इस लड़ाई में हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमें खुद ही मिलकर गॉडजिला को हराना होगा। तभी केंजी अपना प्लान बताते हुए कहता है कि हमें गॉडजिला को समुद्र के सबसे गहरे हिस्से के ऊपर लाना होगा और उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर गैस सिलेंडर बांधने होंगे ताकि वह पानी से ऊपर ना आ सके और समुद्र की गहराई में खींचता चला जाए। इस तरह गॉडजिला को लगभग 1500 मीटर की गहराई तक डुबो दिया जाएगा, जहां दबाव के कारण उसकी मौत हो सकती है। ये सुनकर कोइची उससे पूछता है कि क्या यह प्लान सच में गॉडजिला को मार देगा। इस पर केंजी कहता है कि मैं इसकी पूरी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास एक दूसरा प्लान भी है। केंजी अपना दूसरा प्लान बताते हुए कहता है कि जब गैस सिलेंडर गॉडजिला को समुद्र की गहराई में ले जाएंगे, तब उन सिलेंडरों से बड़े बड़े गुब्बारे बाहर निकलने लगेंगे। इससे गॉडजिला अचानक तेजी से ऊपर की ओर खींचने लगेगा और पानी के दबाव में हुए इस तेज बदलाव को उसका शरीर सहन नहीं कर पाएगा। इसी समय हम उस पर बमों से हमला करेंगे, जिससे उसकी मौत हो सकती है। केंजी का यह प्लान सुनकर कुछ लोगों को यह बहुत खतरनाक लगता है, इसलिए वे लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इस योजना का समर्थन करते हैं, क्योंकि वे अपने देश को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ना चाहते थे। कुछ समय बाद कोइची और उसके तीनों साथी एक बार में बैठे होते हैं। वहाँ केंजी उन्हें बताता है कि गॉडजिला को अपने जाल में फंसाने के लिए वे उसकी दहाड़ की रिकॉर्डिंग चलाएंगे। उस आवाज को सुनकर गॉडजिला टोक्यो की ओर खींचा चला आएगा और तभी वे उसे अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेंगे। तभी कोइची कहता है कि उसे एक फाइटर प्लेन चाहिए, ताकि जब गॉडजिला शहर में आए तो वह उस पर हमला करके उसका ध्यान बाकी लोगों से हटा सके। ये सुनकर केंजी बताता है
कि उसके पास एक फाइटर प्लेन है, लेकिन उसे ठीक करने के लिए एक अच्छे मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी। ये सुनते ही कोइची को ताचिबाना का ख्याल आता है, इसलिए वह उसे ढूंढने का फैसला करता है। लेकिन उसे ताचिबाना का सही पता नहीं मिलता, इसीलिए वह कई अलग अलग पथों पर चिट्ठियां भेजना शुरू कर देता है ताकि किसी तरह उनमें से कोई चिट्ठी ताचिबाना तक पहुंच जाए। एक दिन अचानक किसी ने कोइची पर हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आता है तो वह अपने सामने ताचिबाना को खड़ा पाता है। दरअसल ताचिबाना ने ही उस पर हमला करके उसे बेहोश किया था और अपने घर ले आया था। वह कोइची के भेजे हुए सभी लेटर्स पढ़ चुका था और उसी वजह से वह उससे बेहद गुस्सा था, क्योंकि कोइची ने अपने लेटर्स में लिखा था कि आइलैंड पर जितने भी लोग मारे गए थे उनका जिम्मेदार ताचिबाना है। दरअसल कोइची ने ऐसा जानबूझकर लिखा था ताकि ताचिबाना को गुस्सा आए और वह उसे ढूंढते हुए उसके पास आ जाए। यहाँ कोइची ताचिबाना को गॉडजिला को मारने वाला पूरा प्लान बताता है और कहता है कि वह अपनी गलती सुधारना चाहता है। अगर वे गॉडजिला को मार देंगे तो देश में रहने वाले लाखों लोगों की जान बच सकती है। कोइची की यह बात सुनकर आखिरकार ताचिबाना उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर गॉडजिला को मारने वाले मिशन की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसी दौरान केंजी सभी लोगों से कहता है कि मिशन से पहले वे अपने परिवार के साथ एक रात जरूर बिताएं, क्योंकि इस मिशन में उनकी जान भी जा सकती है। वहीं केंजी और सेजी शिरो से कहते हैं कि उसे इस मिशन पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वह पहले से ही घायल है। लेकिन शिरो जिद करने लगता है कि वह भी इस मिशन का हिस्सा बनेगा। इधर ताचिबाना फाइटर प्लेन को ठीक करने में लगा हुआ होता है। दूसरी ओर कोइची अपने घर पर होता है। तभी छोटी बच्ची उसे एक पेंटिंग देती है जिसमें उसने कोइची और नोरिको की तस्वीर बनाई होती है। पेंटिंग देने के बाद वह बच्ची रोने लगती है और कहती है कि उसे नोरिको की बहुत याद आ रही है। ये सुनकर कोइची भी भावुक हो जाता है। इसके बाद वह बच्ची को सुला देता है और उसके पास एक चिट्ठी रखकर घर से निकल जाता है। अगली सुबह जब बच्ची उठती है तो वह चिट्ठी सुमिको को दे देती है। जब सुमिको उस चिट्ठी को खोलती है तो उसमें कुछ पैसे रखे होते हैं। चिट्ठी में कोइची ने लिखा होता है कि अब तुम्हें इस बच्ची का ख्याल रखना होगा। यह पढ़कर सुमिको समझ जाती है कि कोइची ऐसे मिशन पर गया है जहां से जिंदा लौटने की उम्मीद बहुत कम है। उधर ताचिबाना कोइची को बताता है कि उसने फाइटर प्लेन को पूरी तरह ठीक कर दिया है और उसके कुछ जरूरी पार्ट्स भी बदल दिए हैं। इसके अलावा ताचिबाना ने प्लेन में सभी जरूरी हथियार भी फिट कर दिए होते हैं। अब वह कोइची को मोटिवेट करते हुए उसे याद दिलाता है कि किस तरह गॉडजिला ने उनके मैकेनिक साथियों और नोरिको को मार डाला था। इसलिए अब गॉडजिला को मारकर उन्हें उन सभी लोगों की मौत का बदला लेना होगा। अगले दिन सभी लोग मिशन के लिए तैयार होकर पहुंच जाते हैं। गॉडजिला को बुलाने के लिए वे समुद्र में एक खास डिवाइस डाल देते हैं। उस डिवाइस से निकलने वाली आवाज सुनकर गॉडजिला टोक्यो की ओर आ जाता है और रास्ते में एक शिप को उठाकर फेंक देता है। तभी कोइची अपना फाइटर प्लेन लेकर गॉडजिला के पास पहुंच जाता है। दूसरी ओर केंजी सभी लोगों को अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ने का आदेश देता है। इधर कोइची गॉडजिला का ध्यान भटकाने के लिए उस पर लगातार गोलीबारी शुरू कर देता है। इससे गॉडजिला गुस्से में आ जाता है और प्लेन का पीछा करने लगता है। इसी तरह वह समुद्र के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां केंजी ने उसके लिए जाल बिछाया था। वहां गॉडजिला को 2 शिप दिखाई देते हैं, लेकिन उन पर कोई इंसान मौजूद नहीं होता। गुस्से में आकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर लाइट से उन शिप्स पर हमला कर देता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और उस धमाके से गॉडजिला को भी कुछ चोट लग जाती है। इसी बीच केंजी अपने प्लान के मुताबिक बाकी लोगों के साथ मिलकर गैस सिलेंडर्स को समुद्र में डालना शुरू कर देता है। केबल की मदद से वे सिलेंडर्स को गॉडजिला के शरीर से बांध देते हैं। इस दौरान कोइची लगातार गॉडजिला पर गोलियां चलाता रहता है ताकि उसका ध्यान केंजी और बाकी लोगों की शिप्स पर न जाए। जैसे ही गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर लाइट से हमला करने वाला होता है, तभी सिलेंडर्स उसे खींचकर समुद्र की गहराई में ले जाने लगते हैं। लेकिन इससे भी गॉडजिला की मौत नहीं होती। इसलिए केंजी अपने दूसरे प्लान के मुताबिक सिलेंडर से जुड़े बड़े बड़े गुब्बारों को फुला देता है ताकि गॉडजिला तेजी से ऊपर आ जाए। लेकिन गॉडजिला उन गुब्बारों को फोड़ देता है। ऐसे में केंजी और उसके साथी शिप्स में लगी बड़ी क्रेन की मदद से गॉडजिला को ऊपर खींचने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे उनकी एक क्रेन टूटकर गिर जाती है। तभी शिरो भी कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है और गॉडजिला को खींचने में केंजी की मदद करने लगता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार गॉडजिला दोबारा समुद्र से बाहर आ जाता है। अब वह बहुत ज्यादा घायल दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद गॉडजिला फिर से अपनी न्यूक्लियर लाइट छोड़ने की तैयारी करने लगता है और उसका पूरा शरीर नीली चमक से भर जाता है। ठीक उसी समय कोइची अपना फाइटर प्लेन सीधे गॉडजिला के मुंह के अंदर घुसा देता है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है और इस भयानक ब्लास्ट के साथ गॉडजिला मारा जाता है। इधर बाकी सभी लोग कोइची के लिए बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस धमाके में कोइची की भी मौत हो गई है। लेकिन तभी सभी लोगों की नजर आसमान की ओर जाती है, जहां कोइची पैराशूट के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरता हुआ दिखाई देता है। दरअसल ताचिबाना ने पहले ही कोइची से कहा था कि उसे इस मिशन में जिंदा रहना है, इसलिए
इसीलिए उसने प्लेन की सीट में एक पैराशूट फिट कर दिया था। कोइची को जिंदा देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग उसे सलाम करते हैं। जब कोइची किनारे पर पहुँचता है तो सुमिको उसके पास आती है और उसे एक चिट्ठी देती है। वह चिट्ठी पढ़ते ही कोइची तुरंत हॉस्पिटल की ओर भागता है। वहाँ पहुंचकर वह देखता है कि नोरिको अभी जिंदा है। उसे देखकर कोइची बेहद खुश हो जाता है और उसकी गोद में सिर रखकर रोने लगता है। इसी बीच हमें समुद्र के अंदर गॉडजिला के मांस का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई देता है जो धीरे धीरे फिर से जुड़ने लगता है। इससे साफ हो जाता है कि गॉडजिला पूरी तरह से मरा नहीं था और वह दोबारा जिंदा हो सकता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती।